एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक समीकरण करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, बहुत सरल है इसे केमिकल इक्वेशंस में पता करना। मेरे से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां O का 1 मॉलिक्यूल है वहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही पूछा हूँ कैसे हैं आप, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो। मैं आपका मेंटर रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी विद्यावस। जैसा कि बच्चों पता ही है कि कल हमारे अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो शासकीय स्कूलों में आयोजित की जा रही थी, उनका समापन हो गया और कई सारे बच्चों के दिमाग में ये परीक्षाएं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के गई हैं। जैसे कि मेरा सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ से आते हैं, ठीक है? या मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, अभी तक मैं सोचता रहा कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। अब एकदम से अर्धवार्षिक परीक्षा का होना और उसके बाद 60, 70, 80, 90 दिन भी ना होना वार्षिक परीक्षा के लिए, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो बच्चों, आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए एसएमसी विद्यावर्ष आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, जिसके तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विज्ञान विषय के साइंस स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन्हें हम करवाएंगे आपका संपूर्ण। उसमें हम आपका क्या क्या कवर करेंगे, हम वन शॉट के माध्यम से आपके टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपके दिमाग में वो अप्रोच कहीं ना कहीं आपके दिमाग तक पहुंचा पाएंगे कि एग्जामिनर जो है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा होती है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, और उसके साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से पढ़कर भी आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज से हम उस कार्यक्रम या जो पहल हम YouTube पे लेके आने वाले हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है। बेटा, पहला वीडियो है कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम एनसीईआरटी, जितना भी एनसीईआरटी बेसिक्स है वो कवर करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू समाधान, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन पे भी विचार करेंगे। और ये वन शॉट वीडियो है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। मैं वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे कह दे रहा हूं, लेकिन गारंटी है इस चैप्टर से एक भी अंक आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं घटेगा यदि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो उन टॉपिकों पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि आज क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा। कई बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक से पूछे जाते हैं, हमें लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? बेसिक से। साथ ही साथ हम समझेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और हम किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित, और असंतुलित समीकरण को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। ये सब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। अगला जो हम सीखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसा कि यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है, हर एक परीक्षा में अभिक्रियाओं के प्रकार से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। यहाँ से किस प्रकार प्रश्न आते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन के जो 3 टाइप हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विस्थापन क्या है, तो ये विस्थापन क्या है, ठीक है, ड्यूल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगला है उपचयन अपचयन, बहुत सारे बच्चों का सिरदर्द है ये अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 1 में उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और साथ साथ उपचयन अपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो कई सारे विगत वर्षों में कई बार रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, संक्षारण और विकृति गंधिता, और इन सब चीजों को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बेटा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू पर। इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे उन गलतियों को जो बच्चे करते हैं और जिन्हें करने से
यदि हम बच जाएं तो हम कंप्लीट आउट ऑफ आउट स्कोर इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए चलते हैं आज का जो पहली स्लाइड है, आज का जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, मैं साधारण शब्दों में बताता हूँ। दरअसल जो परिवर्तन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में कि वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन कुछ इस प्रकार चलते हैं जैसे कि जिसमें ए एक प्रोडक्ट था और ये बी में कन्वर्ट हो जाए और सेम सिचुएशन में बी दोबारा से ए में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किंतु ए बी में परिवर्तन हो जाए लेकिन बी का जो अवस्था है वो दोबारा से एक ही अवस्था में कभी वापस लौट के ना आए, इस प्रकार के परिवर्तन को केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है बेटा, देखिए समझते हैं। जैसे मान लो हम दूध लें और दूध में कुछ नींबू मतलब नींबू का रस डाल दें, तो बेटा इससे दही का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दही का। लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा अब जो दही है, समझना बात को, इस दही से कभी भी दूध को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। वही हम दूसरी तरफ अगर बात करें, हम अगर बर्फ को ऊष्मा दें, यदि हम बर्फ को ऊष्मा दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा? जल। और उसी जल को दोबारा से उस जल को ठंडा कर दें, ऊष्मा उससे ले लें तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा? बर्फ। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि ये क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा फिर सर ये क्या है, अभिकारक उत्पाद आपने लिख दिया, ऐसा आपने क्यों नहीं लिखा? दरअसल बेटा ये जो आप अंडर द बॉक्स देख रहे हैं ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा में निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बेटा, बात समझ में आई ना? अभिकारक क्या होते हैं सर? अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व। जैसे यहाँ पे किसने भाग लिया था? यहाँ पे दूध और नींबू ने भाग लिया था, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? इसे क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। क्या बोलेंगे इसे हम? अभिकारक। और हमें प्राप्त क्या हुआ था? हमें प्राप्त दही हुआ था, तो इसे हम बेटा क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, परिणाम के रूप में जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्लियर है बात? आई आई होप ये बात समझ में आई होगी। अभिकारक या क्रियाकारक किसी भी अभिक्रिया के आरंभ होने से पूर्व पात्र में जो भी तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक वे तत्व और यौगिक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वे तत्व या यौगिक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर ना बेटा रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे? क्या लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के? तो बेटा ये जो लिखे हैं ना, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखे हैं। सबसे पहला लक्षण है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। यदि यहाँ पे मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील को डुबोया जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन क्यों होता है? बेटा यहाँ पे आप अभिक्रिया देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट आयन का विलयन है, ये आयन। तो आयरन यहाँ क्या है? लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है लोहा? मैं आगे इस बात को लेके डिस्कस करने वाला हूँ। लोहा जो है वो क्या है कि अति अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा, जो CuSO4 है बेटा और जो Fe है, सॉरी Fe, ठीक है, जो Fe है, यदि हम Fe की बात करें तो Fe अधिक क्रियाशील है। कैसा है बेटा? अधिक। और ये कैसा है? कम क्रियाशील। तो हम आगे एक अभिक्रिया में समझेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके एक्वा सॉल्यूशन से लबड़ विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहाँ बचेगा क्या, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, सी। तो बेटा देखना, अब यदि हम एक सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो सॉल्यूशन में पहले जो रंग था वो किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से। लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना पूरी तरह, कॉपर को विस्थापित कर दिया किसने बेटा, आयरन ने या लोहे ने। तो अब जो कलर होगा उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। गैस का निकलना, ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें गैस निकलती है। ठीक है, ऐसी एक अभिक्रिया, हाँ बहुत सारी होती है, ऐसी एक अभिक्रिया यहाँ मेंशन भी है कि जिनकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के ये भी विस्थापन ही है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तापमान में परिवर्तन, या तो देखिए जो आयनन एंथैल्पी होता है या जो ऊर्जा हम कहें, ठीक है, जब अभिक्रिया पॉसिबल होती है तो या तो वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा को निष्कासित करती है। तो उसकी वजह से तापमान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अवक्षेप का बनना, एक सॉलिड, एक ठोस अविलेय पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे बोलते हैं बेटा का, क्या बोलते हैं, अभिक्षेप। यहाँ किसका अभिक्षेप बना है, यहाँ बना है सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, कई सारी अभिक्रियाएं जो द्रव अवस्था से शुरू होती है कहाँ चली जाती है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो ये 5 लक्षण है, रंग परिवर्तित हो जाता है, गैसों का निष्कासन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, और साथ ही साथ बेटा अवस्था भी क्या हो जाती है, परिवर्तित। कैसे होती है, चलिए अगली स्लाइड पे इस बात को समझते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए हमने वहां पे लक्षण पढ़े, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण क्या है, अभी मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा में लिखना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा में यदि हम लिखें तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉपर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा दे सर, आप आयरन से करा दे, जो अभी कराई थी हमने। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट, क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट, और अलग से क्या प्राप्त होगा बेटा, कॉपर। तो यहाँ तो हमें इसे विस्तृत लिखना पड़ रहा है ना, देखिए। अब इसे संक्षिप्त लिखने के लिए, कम जगह में इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यहाँ संक्षिप्त लिखने के लिए इसे इस क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। कॉपर को CuSO4 से, आयरन को Fe से, तो क्या होगा, FeSO4 प्लस। ठीक है बेटा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा में निरूपित करना, सांकेतिक भाषा में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा जो समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध समीकरण होते हैं जिसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दरअसल द्रव्यमान संरक्षण नियम आपने पढ़ा होगा कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है, ऐसे समझ लो 1 लीटर दूध से यदि हम दही जमाने जाएं तो क्या 5 लीटर दही जम जाएगा, नहीं जमेगा ना। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए बेटा उत्पाद का। तो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में जब अंतर होता है तो उसे बोलते हैं असंतुलित समीकरण, और जब ये अंतर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखना, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 2 एटम 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का केवल 1 मॉलिक्यूल है। तो द्रव्यमान में जो डिफरेंस है, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। ठीक है बेटा, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। असंतुलित समीकरण इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अभिकारक, इसमें जो भी तत्व या यौगिक है उनके अभिकारक के मॉलिक्यूल की संख्या उत्पाद के, मतलब अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु में जो भिन्नता है, जो अंतर है, उस वजह से अभिक्रिया क्या कहलाएगी, असंतुलित। यह समीकरण क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखना बेटा, देखना मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी अभिक्रिया को, जैसे लाइक मैंने अभी बताया था, मैंने अभी क्या बताया था कि Mg+O2 था और यहाँ पे था Mg। यदि इसे संतुलित करना हो,
हम सब लोगों को पता है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यदि इसे संतुलित करना हो तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे तत्व, और यहाँ पे लिख देंगे अभिकारक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ऐसी एक चार्ट बनाए। ठीक है, अब देखना है क्या है, देखना है अब यहाँ पे जो mg है वो एक तत्व है, और mg में अभिकारक यहाँ भी बंद माना जाएगा, यहाँ भी। ठीक ना, यदि आपको पता लगाना है तो ऐसे पता लगाया जाता है, ये a है। ठीक है, और आगे बना है x। ठीक है, यहाँ y है, b के साथ z है। तो a के जो टोटल मॉलिक्यूल है वो कैसे निकलेंगे, x गुणा y से, और b के जो टोटल मॉलिक्यूल है वो कैसे निकलेंगे, x गुणा z से। क्लियर है बात समझ में आई। और जब ए और बी आपको कुछ दिखे नहीं, जैसे यहाँ मान लो यहाँ ना तो ए की जगह कुछ बना है ना ही बाई की जगह, तो दोनों जगह बेटा हम क्या मान लेंगे, दोनों जगह हम मान लेंगे वन। क्या मान लेंगे बच्चा, दोनों जगह हम मान लेंगे वन। तो हमने यहाँ वन माना, वन मल्टीप्लाई वन, अभिकारक में इसकी कितने मॉलिक्यूल है, एक। मैग्नीशियम का एक अणु अभिकारक में उत्पाद में कितना है, यहाँ भी एक मानेंगे, यहाँ भी एक मानेंगे, एक 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 ही। बताइए बात ये समझ में आई कि नहीं है, बताइए समझ में आई ना बात। अब देखते हैं, अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन के यदि हम बात करें, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हम वन मानेंगे तो वन इंटू टू कितने हो गए, टू। यहाँ पे वन मानेंगे तो वन इंटू वन कितने हो गए, वन। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। अब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बच्चा, क्या करना होगा, यहाँ करना होगा टू का मल्टीप्लाई। अब देखना टू का मल्टीप्लाई अब कहाँ कर रहे हैं, उत्पाद में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। समझिए बात, ऐसे पता लगाएंगे कि मल्टीप्लाई करना कहाँ कर रहे हैं, उत्पाद में, किसके साथ, ओ के साथ। तो उत्पाद में वो तो यहाँ है, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, मल्टीप्लाई तो सीधे आगे होगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई आगे होगा वैसे एनजी डिसबैलेंस हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो क्या था, रिएक्शन क्या थी, एज इट इज लिख लेते हैं रिएक्शन को दोबारा से। ठीक है, देखते हैं क्या थी रिएक्शन, देखो mg प्लस O2। देखिए यहाँ तो कोई चेंजेस ही नहीं आया ना अभिकारक में, चेंजेस कहाँ आएगा, उत्पाद में। यहाँ O का मल्टीप्लाई करेंगे MgO। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर केवल O में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं बेटा, मल्टीप्लाई आगे ही किया जाएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा कहाँ किया जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑलवेज आगे ही किया जाएगा किसी भी केमिकल फॉर्मूला के। यहाँ क्लियर है ना बात। अब देखते हैं, अब यहाँ पे यदि हम देखें, अब यहाँ पे एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज चेक करना पड़ेगा, देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे अब mg का तो एक ही मॉलिक्यूल है। mg के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, एक ही है। तो mg के एक मॉलिक्यूल के कारण अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे mg के कहीं ना कहीं दो मॉलिक्यूल करने होंगे। mg के कितने मॉलिक्यूल करने होंगे बेटा, कितने मॉलिक्यूल करने होंगे mg के, mg के कितने मॉलिक्यूल करने होंगे, दो मॉलिक्यूल करने होंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई, तो टू mg प्लस O2, टू mg प्लस O2 वेक्टर टू mgO। अब यदि हम यहाँ देखें mg के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं mg के, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। यहाँ mg के कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। तो अभिकारक और उत्पाद में मॉलिक्यूल बराबर है, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, संतुलित हो गई। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं उसी स्लाइड की तरफ जहां हमें ये सब इम्प्लीमेंट करना था। ये एक रासायनिक समीकरण हमें दिया गया है, Fe प्लस H2, Fe3O4 और H2, इसे संतुलित करना है। मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने जैसे MgO वाला किया है वैसे ही आप लोगों को ये भी करना है। ठीक है बेटा, वैसे ही आपको क्या करना है, ये वाला भी करना है। इसे मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। ठीक है, आप ये करेंगे, और इससे करने के बाद जितनी भी एक्सरसाइज में अभिक्रिया संतुलन है, इस बार बोर्ड परीक्षा में भी अभिक्रिया का संतुलन पूछा गया था। ठीक है बेटा, बैलेंस करना बहुत चाहिए। देखना, अब मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे Fe के 3 मॉलिक्यूल है, O के 4 मॉलिक्यूल है, H के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ Fe का 1 मॉलिक्यूल है।
H के 2 मॉलिक्यूल है और O का ओनली 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और जब आप करोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सरल है। जितनी बार बढ़ाना है आपको चार्ट बनाते-बनाते बढ़ना है, ठीक है? हिट एंड ट्रायल मेथड जो यहाँ लगाया है ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ? चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा हम यदि हाइड्रोजन को देखें लेफ्ट साइड तो वो 2 था, राइट साइड अगर हाइड्रोजन को देखें तो वो कितने थे? मतलब लेफ्ट साइड 1 था और वहाँ 2 था। काउंट एटम्स, ठीक है? यहाँ पे मैं काउंट कर ही दे रहा हूँ। Fe के कितने एटम्स थे? देखो पहले मैं इरेज़र से इसे साफ कर दूँ, ठीक है? तो आपको बेटर दिखे। मैं ही करवा दे रहा हूँ आपको होमवर्क भी नहीं मिलता, ठीक है? देखना यहाँ पे Fe के कितने मॉलिक्यूल थे? Fe के 2 मॉलिक्यूल थे। H के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 थे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल थे? 1 थे। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा। Fe के कितने थे? 3 थे सर। और O के कितने थे? ओके, ओके तो O के सामने लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? O के कितने मॉलिक्यूल थे बेटा? H के लिख लेते हैं पहले, ठीक है? तो H के यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं, ठीक है? O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले O पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो O पे सॉरी 4 थे ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी 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 फॉर दैट। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जहां O का 1 मॉलिक्यूल है वहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 आएगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया। बचा क्या बेटा? F। तो F में यहाँ F का मॉलिक्यूल तो 1 ही है ना, यहाँ F में कितने मॉलिक्यूल है? केवल 1 है, ठीक है? तो 1 को बैलेंस करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम 3 कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं? देखना रिजल्ट में 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2, ठीक है? इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को बेटा बैलेंस कर सकते हैं। देखिए आप एक बार और देख लीजिए इसे कैसे बैलेंस किया गया है। हमने पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल लिखे। तो रिएक्टेंट्स में Fe का एक एटम था जबकि Fe के यहाँ 3 थे। यहाँ H के कितने थे? स्टार्टिंग में H के यहाँ केवल 2 थे और यहाँ भी 2 थे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ O में 4 का मल्टीप्लाई किया, H में भी हो गया तो H के 8 हो गया, इसलिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ठीक है ना? बाकी आप चार्ट बना के कर लेना, अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? आ ही जाएगा, बहुत इजी चीज है। बस ये क्या है ना, कई बार बहुत सरल चीजों को हम बहुत हवा बना के रखते हैं कि इतना कठिन है, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत ईजी होता है, ठीक है बेटा? आपके सामने स्क्रीन पे जो अभिक्रिया दिख रही है संयोजन अभिक्रिया। दरअसल नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अभिकारक होते हैं जो इकट्ठे होकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है? दो अभिकारक मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, टू एंड मोर देन रिएक्टेंट्स मेक अ सिंगल प्रोडक्ट्स, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है? जब एक एक केवल कितने भी अभिकारक हो जाएं, दो तीन, मतलब दो से तो दो कम से कम, 2 3 4 5 6 कितने भी हो जाएं, यदि सभी अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे बेटा? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक कितने भी उत्पाद में टूट सकता है, 2 3 4 5 6 कितने में भी टूट सकता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन में भी मैंने बताया था, क्या बताया था सर? अति अभिक्रियाशील, पहले इन्हें डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। वहां तो थोड़ा एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया था जिस वजह से समझ में आए कि इतनी अभिक्रिया में पढ़, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाए बेटा? एक सिंगल पदार्थ बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखना बेटा 2MgO2, इसमें MgO2 एक है, 2Mg एक है, दूसरा O2 और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? केवल MgO। क्या बना दिया? MgO। इसमें तीव्र सफेद प्रकाश निकलेगा, ठीक है? इस अभिक्रिया में सेम टू सेम एक अभिक्रिया और है। ये अभिक्रिया क्या है? दरअसल ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है CaO, CaO, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। बेटा रिलेट कराता हूँ आपको डेली लाइफ से।
साइंस दरअसल डेली लाइफ है, डेली लाइफ में साइंस का यूज होता ही होता है। अभी दीपावली लास्ट मंथ थी, तो हम लोगों ने में से ज्यादातर लोगों ने घर पे चूना किया होगा, ठीक है, जो मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, बाकी लोगों ने तो पता ही नहीं, उन्हें तो करना ही नहीं पड़ा होगा ना। तो चूना करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दुकान से चूना खरीद के लाते हैं, उसे पानी में डाल। दरअसल हम जो दुकान से चूना खरीदते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसे पानी में डालते हैं, पानी में जैसे ही हो जाता है वैसे ही क्या बन जाता है, जल के साथ अभिक्रिया बन करके वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा। इसलिए बेटा इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा निकलती है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है बेटा, ये बताइए कि जब चूना किया जाता है ना तो तुरंत चूना कलर क्यों, थोड़े टाइम बाद क्यों देता है, ठीक है। इस प्रश्न के साथ आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब ये प्रश्न आपको होमवर्क में देके आगे बढ़ रहा हूँ कि चूना करने के तुरंत बाद प्रकाश या वो चमक क्यों नहीं देता, उसे टाइम क्यों लगता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दीजिए, ठीक है बेटा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं बेटा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन रिवर्स है। संयोजन में दो या दो से ज्यादा अभिकारक और एक उत्पाद था, इसमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद एक अभिकारक है, ठीक है बेटा। बाकी सब सेम है। अगर ऊष्मा के कारण ये सब हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन के कारण हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन, और प्रकाश के कारण हो रहा है तो बेटा क्या है, प्रकाशीय वियोजन। यहाँ ऊष्मीय वियोजन में जो फेरस सल्फेट आयन है वो टूट रहा है, और विद्युत अपघटनी में क्या हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत के कारण धन आयन और ऋण आयन में जल बट रहा है। और प्रकाशीय वियोजन में जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका क्या हो रहा है बेटा, वियोजन हो रहा है। अब हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले आपको ये एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी देखनी चाहिए। इसमें जो टॉप पर है पोटेशियम या सोडियम, जो भी टॉप पर है पोटेशियम है, और जो सबसे लास्ट में है जिसे अपन सोना बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो फर्क है क्रियाशीलता का। जो सबसे आगे उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सबसे पीछे है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, मतलब वो सबसे कमजोर है अभिक्रिया करने में। अभिक्रिया करने के मामले में वो सबसे पिछड़ा है। तो होगा क्या, ये हमें याद करनी पड़ेगी। अब इसमें अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉपर को आयरन ने धक्का मार दिया था। तो क्यों मार दिया था, वही कॉपर से आगे है। आयरन शक्तिशाली है ना कॉपर से, आयरन को कौन धक्का मार सकता है, एल्यूमिनियम मार सकता है, जिंक मार सकता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, देखो जिंक बैठा है कॉपर के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक भाई कॉपर भाई को भगा देंगे, क्योंकि जिंक भाई की क्रियाशीलता कॉपर भाई से बहुत ज्यादा है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। आयरन भाई बैठ गए कॉपर भाई के साथ, सेम टू सेम। कॉपर भाई को फिर दौड़ना पड़ेगा, बिकॉज कॉपर भाई की जो क्रियाशीलता है वो आयरन भाई से क्या है बेटा, कम। मतलब सक्रियता श्रेणी में क्रियाशीलता के आधार पर अधिक क्रियाशील धातु, क्या बेटा, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से क्या कर देती है, भगा देती है, विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आ, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आई बात, ठीक है। क्या समझ में आया कि कम क्रियाशील अभिक्रिया, कम क्रियाशील तत्व धातु अपने विलयन के साथ बैठा होगा, अधिक क्रियाशील आएगा, विलयन को छीनेगा और उसे भगा देगा। इसे कहते हैं बेटा क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास लेके आऊं, ठीक है, तो कमेंट में लाइव 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 कर देना, मैं बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आ जाऊंगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, दरअसल यहाँ दोनों के पास ऑप्शन होता है। मैं पिछली स्लाइड में फिर से आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो एक धातु होती थी ना, जो मजबूत वाली धातु आती थी, वो अपना विलयन लेके नहीं आती,
समझ रहे हो ना बात, वो खुद ही आ जाती थी ऐसी। तो उसके पास तो कुछ होता ही नहीं था, तो सामने वाले के पास तो एक ही ऑप्शन था, अपना बिलियन छोड़ो और भागो। क्योंकि जैसे मान के चलो मैं बाजार में गया, ठीक है, मैं बाजार में गया, मैंने किसी भाई से कहा भाई अपनी कार की चाबी मुझे दे। अब यदि मैं पैदल गया हूँगा, तो उसने मुझे कार की चाबी तो दे दी, ठीक है, मैं ताकतवर हूँ, मैं कहते हो कार की चाबी दे रहा है कि मैं बताऊं, तो उसने डर के मारे कार की चाबी तो मुझे दे दी। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो कार की चाबी तो उसने दे दी, लेकिन वो वहां से कैसे जाएगा बेटा, वो तो पैदल जाएगा, बिकॉज मैं कोई व्हीकल ही लेके नहीं आया। यदि मैं मोटरसाइकिल लेके जाता तो यदि मैं मोटरसाइकिल लेके जाता तो उसकी कार मैं ले लेता, मेरी मोटरसाइकिल वो ले लेता। क्लियर है ना बात? तो इसमें इसमें जो अन्य तत्व क्रियाशील तत्व आता है, तो वो कोई व्हीकल लेके नहीं आता, लेकिन इसमें वो मोटरसाइकिल लेके आता है। मतलब इसमें दोनों के पास कोई ना कोई लबड़ लियर होता है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जब वो कम क्रियाशील तत्वों को भगाता है, तो वो भी तो अपनी जगह से हट जाएगा, तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, कम क्रियाशील तत्व। मतलब यहाँ इस अभिक्रिया में जो यौगिक बनते हैं उत्पाद के रूप में, वो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। मतलब कमजोर वाले को सामर्थ्यवान भगा देता है, सामर्थ्यवान की जो जगह खाली होती है वहां कमजोर आके बैठ जाता है। ठीक है, दो यौगिकों के आयन आपस में आदान प्रदान होते हैं। यहाँ सोडियम सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड की एग्जांपल है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, यहाँ क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बात बेटा? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसे अवक्षेप अभिक्रिया भी, अवक्षेपीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसी का एग्जाम्पल। उदासीनीकरण अभिक्रिया सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जहाँ अम्ल और क्षारक आपस में आके अभिक्रिया करेंगे। ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बेटा उपचयन क्या होता है, उपचयन समझते हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, दो में से कोई एक का होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या उपचयन। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होगा, या कोई भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, बहुत सरल है, इसे केमिकल इक्वेशंस में पता करना। मेरे साथ बोलो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या हाइड्रोजन की हानि होगी। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, हाइड्रोजन की योग होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बात समझ में है कि नहीं? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये एग्जाम्पल समझना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ बैठा था, ऑक्सीजन कॉपर के साथ हटके हाइड्रोजन के साथ बैठ गया, तो सीओ में ऑक्सीजन खोया, H2 ने ऑक्सीजन पाया। समझ रहे हैं ना बात? ऑक्सीजन गया भी, ऑक्सीजन की हानि सीओ को हुई। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन की हानि, लेकिन जल बन गया ना, वहां वृद्धि भी तो होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। सेम टू सेम नीचे भी लिखा है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है संक्षारण किसे कहते हैं, परिभाषा। तो धातुओं की सतह पर वायु, जल और आर्द्रता से क्रिया कर धातुएं कैसे यौगिक का निर्माण करती हैं, जिससे धातु धीरे धीरे मलिन होकर नष्ट होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन और जल की प्रेजेंस में लगती है। तांबे पे हरी परत भी जमती है। ठीक है, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे प्रिवेंशन है, उन्हें हम समझते हैं अगली स्लाइड पर। फिलहाल अपन याद कैसे करेंगे संक्षारण। धातु की सतह जब नमी या आर्द्रता व वायु के संपर्क में आती है, तो वह ऐसे यौगिकों का निर्माण करती है जिससे वह सतह मलिन होकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, ये बताइए कि जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो सोने की ही क्यों बनाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, जब मैं विस्थापन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि सोना कम क्रियाशील है, ऑलमोस्ट निष्क्रिय है। सक्रियता श्रेणी में सोना सबसे लास्ट में, गोल्ड सबसे लास्ट में है। तो कहीं ना कहीं जो धातु निष्क्रिय होगी वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगी। जब वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो उसकी सतह मलिन ही नहीं होगी। जब उसकी सतह मलिन नहीं होगी तो वो हमेशा चमकती रहेगी। जब वो हमेशा चमकती रहेगी तो लोगों को वो पसंद आएगी। समझ रहे हैं ना? अभी मैं लोहे का एक हार बनवा के लिया हूँ, समझना बात को, और मैं 2 दिन तो घूम सकता हूँ उसे पहन के, देखना मेरा हार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। समझ रहे हैं ना?
तीसरे दिन उसमें जंग लग जाएगी। अगर टाइमली मैंने नहीं हटाया तो हो सकता है जंग की वजह से बॉडी में स्किन इन्फेक्शन है वो भी हो जाए। तो ज्वेलरी में उसका उपयोग इसी वजह से किया जाता है बेटा, क्योंकि उसमें संचारण नहीं होता। संचारण मतलब शनैः सनेह क्षरण, धातु द्वारा ऐसे यौगिक का निर्माण कर लेना जो धातु की सतह को मलिन करके धीरे धीरे नष्ट कर दे। क्लियर है बात? लोहे पे जंग लगना फॉर्मूला समझ सकते हैं, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, जल आर्द्रता ही है। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है बेटा? पेंट कर दो, बिल्कुल सही, धातु की सरफेस को कवर कर दो। दूसरा, तेल या ग्रीस लगा दो, धातु की सरफेस को कवर कर दो, यशद लेपन कर दो। ठीक है, ठीक है, तांबे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन, जिंक कोटिंग। विद्युत लेपन कर दो, एनोडीकरण या इसे वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघट्य द्वारा एनोड पे एक मेटल रखा जाता है और उसकी पॉलिश कैथोड पे रखे मेटल के ऊपर कर दी जाती है, उसे बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है बेटा, तो संचारण समझ में आया। देखिए, जैसे ही मान के चलो मेरी स्किन है, ये हाईली रिएक्टिव हो एयर के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर आप एक काम करना, आप घर से जब बाहर निकले तो आप फुल स्लीव वाले कपड़े पहन के जाओ। आपकी जो स्किन है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में यदि आएगी तो वो रिएक्टिव हो जाएगी, यही बोलेंगे ना। तो संचारण से बचाव के लिए भी सेम ही उपाय है ना। यदि धातु की सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी, धातु की सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी तब तो संचारण होगा। पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, ऐसी उसे ढक दें, तो फिर संचारण या पूरी तरह रोका जा सकता है या आंशिक रूप से भी उसे रोका जा सकता है। ठीक है बेटा, आंशिक रूप से कैसे? मतलब धीमे धीमे पेंट नष्ट होगा तो दोबारा से संचारण प्रारंभ हो सकता है। विकृति गंधिता, रेंसिडिटी क्या है बेटा? बेटा विकृति गंधिता को समझते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होने से दुर्गंध आना। दरअसल ये उपचयन है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जितने भी वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ हैं जो पैकेट फूड होते हैं, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन भरा रहता है, पता ही होगा, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तो इसमें कई सारी मीम्स वगैरह दी हैं कि चिप्स में चिप्स को छोड़ के बस हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। दरअसल भाई वो चिप्स वाले चिप्स को बड़ा दिखाने के लिए नहीं करते, वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, विकृति गंधिता से बचाव के लिए करते हैं। क्योंकि जो वसायुक्त पदार्थ है उनका ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाता है, समझ रहे हैं ना, उसका उपचयन बड़ा जल्दी हो जाता है। तो उपचयन के कारण उनसे क्या होने लगती है बेटा? दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध से बचाने के लिए नाइट्रोजन भरा जाता है जो ऑलमोस्ट अक्रियता की तरह व्यवहार करता है और दुर्गंध नहीं आती। वायुरोधी बर्तन में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, प्रतिऑक्सी कारक मिला दें, एंटी ऑक्सीडेशंस। ठीक है, या बेटा आप नाइट्रोजन भर दें जैसा कि चिप्स के पैकेट में भर के आता है। अब से आप जब भी पैकेट फूड खरीदने जाएं, आप देखें तो आप ये समझें कि इसके अंदर जो एयर है वो नाइट्रोजन है, वो प्रिवेंट कर रही है रेंसिडिटी को, विकृति गंधिता को। क्योंकि यदि विकृति गंधिता बेटा होगी तो वो फूड कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। इसलिए एक्सपायरी डेट भी आती है, एक्सपायरी डेट के लगभग उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर्स को अपने समझा बेटा। पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पीवाईक्यू, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कहाँ होती है बेटा श्वसन? समझते हैं। श्वसन मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़े में जाता है, फेफड़े से होता हुआ वो हृदय के बाएं भाग में जाता है, बाएं भाग से वो बॉडी के एज अ वेंस, मतलब वेंस के द्वारा, नसों के द्वारा बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक, हर एक छोटे से छोटी जगह तक जाता है। ये मेरी उंगली तक भी आ रहा है। यदि यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगा और ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो यहाँ की जो सेल्स है वो मर जाएंगी, वो डिकम्पोज हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना बात आप? तो हर बार मतलब पूरे दिन में हम सोएं या जगें लेकिन हमें एनर्जी की तो नीड होती ही होती है। तो श्वसन के द्वारा प्रत्येक कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी भोज्य पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी बोल सकते हैं, उसका क्या करती है, दहन करती है। और उस दहन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखना Fe को एल्यूमिनियम, मैंने बताया ना एल्यूमिनियम भगा देगा, Fe को बताया था ना, देखो भगा दिया। चांदी पर काली परत Ag2S। ठीक है, सल्फाइड वो बन जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे संतुलित मैंने बताया ही था। विस्थापन, दो विस्थापन में क्या अंतर है बेटा? विस्थापन में क्या होता है, एकल आयन मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, दोनों आयनों के आदान प्रदान से क्या होती है,
द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक लवण विलयन होता है और द्वि विस्थापन में कितने लवण विलयन होते हैं? 2। ठीक है बेटा, इनके प्रकार बताने ये होमवर्क है आपका और आपको ये सब होमवर्क करके मुझे दिखाना है कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए फटाफट। ठीक है, और भी बहुत कुछ है वहां। ठीक है, आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन कैसे करेंगे भाई रिवीजन। अब हमने टॉपिक समझ लिए, अब हमारे पास एक बेहतरीन नोट्स होने जरूरी है। यदि आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो कमेंट में नोट्स 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 लिख दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टॉपर्स नोट्स आपको अवेलेबल कराएगा एसएमसी विद्यावर्स। ठीक है, ये वादा है मेरा। करना क्या है, 5 प्रकार की अभिक्रियाएं उदाहरण सहित कर लीजिए, 20 इंपोर्टेंट समीकरण याद कर लीजिए, समीकरण संतुलन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, उपचयन अपचयन की डेफिनेशन आपको समझनी होगी, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं, उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का योग। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन की हानि। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों साथ चलते हैं, ऑक्सीजन का योग तो हाइड्रोजन का हास, हाइड्रोजन का योग तो ऑक्सीजन का हास्य। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संचारण, विकृति, गंधकता, सक्रियता श्रेणी P/Q। ठीक है, कंपैरिजन टेबल और मेमोरी ट्रिक्स। क्या करें क्या नहीं करें, डू एंड डोंट। ठीक है, डोंट्स। डू, समीकरण हमेशा संतुलित करें, हमेशा सिंबल लगाएं, रासायनिक सूत्र सही लिखें, अभिक्रिया का प्रकार जरूर बताएं। अब एक जब भी रासायनिक समीकरण देखें तो ढूंढें कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। उदाहरण में कंडीशन है, उदाहरण में हीट लाइट जिसका भी यूज हो रहा है उसे प्लीज जरूर मेंशन करें। ठीक है, असंतुलित समीकरण कभी ना लिखें, शुद्ध समीकरण परीक्षा में ना दें। चार्जेस भूलें नहीं, मतलब जो भी है प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में ना मिलाएं, प्रोडक्ट्स अलग लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट्स अलग। अधूरे उत्तर नहीं देना है बेटा आपको। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो की अंतिम स्लाइड पे आ गया हूं, जहां आपके लिए एक मोटिवेशन है जो कि बिल्कुल केमिस्ट्री की भाषा में। Chemistry is the study of change, but reaction doesn't happen in labs. They happen in your preparation. भाई हम समीकरण को जिस प्रकार संतुलित करते हैं, जितनी बार संतुलित करेंगे उतने ही सक्सेस के पास जाएंगे। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। ये भाई आपको बदलेगा। रिएक्शन जस्ट हैपेंड इन लैब्स। ये जो अभिक्रियाएं हैं केवल लैब में नहीं होती हैं, आपकी प्रिपरेशन अध्ययन में भी होंगी। आशा करता हूं कि पूरे वीडियो में यदि आप बने रहे तो आपको बहुत कुछ मिला होगा। और यदि अब आप अपने नोट्स उठा के, आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताएं, नोट्स उठा के एक बार ढंग से रिवीजन मार देना। मैं गारंटी ले रहा हूं इस चैप्टर से एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ। तब तक बिना चिंता के हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।